हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें कुछ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या परफेक्ट सेटिंग रहेगा, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम आज सबसे पहले डिफाइन करेंगे जो एम्पियर क्या है, वोल्टेज क्या है। उसके बाद फिर वाइड स्पीड जो है, डिफरेंट डाया का वाइड होता है, उसमें जो है करंट के साथ कितना स्पीड होगा पर एम्पियर करंट के साथ, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो है वोल्टेज और आर्क लेंथ का रिलेशन बताएंगे। उसके बाद फिर जो कितना करंट पे कितना वोल्टेज रखना है, इसके बारे में बताएंगे। और ये थंब रूल, जैसे सीट थिकनेस है, जो कितने एमएम के सीट थिकनेस के लिए कितना लगभग करंट चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो डिफरेंट साइज़ के वायर आते हैं, इलेक्ट्रोड आते हैं, तो उसमें जो है कितना करंट जो है कितने से कितने रेंज तक रखना है, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद ड्यूटी साइकिल क्या है, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन बताएंगे और इसका यूज क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जो हम देखते हैं एम्पियर और वोल्टेज का डेफिनेशन। जैसे एक एम्पियर है, एक एम्पियर क्या डिफाइन करता है? एक एम्पियर ये बताता है जो एक कूलम चार्ज जो होगी, एक पॉइंट से, किसी पॉइंट से एक कूलम चार्ज अगर जो 1 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। यहाँ पे ये फार्मूला है इसका, I इजकल टू करंट है, यहाँ पे Q चार्ज है डिवाइडेड बाई T टाइम। टाइम जो होगा ये सेकंड में, तब फिर इसका यूनिट हो जाता है कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है जो कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है एक कूलम में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से, तो मुझे निकल जाएगा जो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाहिए उस पॉइंट से। ऐसे ही अगर जो 1 वोल्ट का परिभाषा दें, तो 1 वोल्ट क्या है, जो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर जो 1 जूल का एनर्जी दे रहा है तो वो जो है 1 वोल्ट के बराबर होगा। ऐसे ही हम अब हम देखते हैं जो वाइड स्पीड जो है करंट के साथ क्या उसका रिलेशन है। जैसे आपका 0.6 mm का वायर रहेगा, तो उसमें अगर जो हम 1 एम्पियर करंट देंगे तो वो जो है 3.5 इंच जो है पर मिनट जो है वहाँ से फ्लो करेगा, यानी कि वाइड स्पीड जो है 3.5 इंच हो जाएगा पर मिनट। ऐसे ही अगर जो 80 एम्पियर हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू जो होगा वाइड फीड स्पीड का, वो आ जाएगा 280 इंच जो है पर मिनट आएगा। ऐसे ही अगर जो 0.8 का वाइड है तो उसका 160 इंच पर मिनट हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 होता है। ऐसे ही 0.9 में 1.6 होता है, ऐसे ही 1 mm में 1.2 होता है। ऐसे ही अगर जो 1.2 है तो उसमें 1 होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो ऐसे हम वाइड फीड स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो हम इसमें गलती क्या करते हैं, जैसे 0.8 mm का वायर लगाए, उसमें हम क्या कर दिए, जो वायर डाया सेट कर दिए 0.6, इंस्ट्रक्शन दे दिए मशीन को 0.6, तो उसमें क्या होगा, जो वायर का स्पीड आपका बढ़ जाएगा और वोल्टेज तो आप सेट कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग 0.8 के अकॉर्डिंग, तो आपका वायर जो है प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, और वैसे ही वायर आपका जो है अनफ्यूज्ड वायर जो है उस पर वर्क पीस पे जमा हो जाएगा और आपको पीछे की तरफ जो है वायर पुश भी करेगा। ऐसे ही अगर जो 1.2 का वायर लेते हैं उसमें 0.8 जो है इंस्ट्रक्शन दे देते हैं मशीन को, तब सेम यही प्रॉब्लम आएगी। अगर जो मान लो हम 0.8 का वायर ले रहे हैं और 1.2 जो है उसका हम सेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब हम वेल्डिंग करते रहेंगे तो सेम वायर स्पीड पे जो है उसका करंट जो है कम शो करेगा और वोल्टेज ज़्यादा शो करेगा। तो इसलिए हमें ये भी जानना होता है जो कितने mm का डाया सेलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या वाइड स्पीड होगा। इस प्रोपोर्शन में ही हम ये सेट कर सकते हैं पैरामीटर को।
अब जैसे वोल्टेज सेट करना है, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज होता है इसका थंब रूल है ये, जो वोल्टेज इक्वल टू 14 प्लस 0.05 इंटू एम्पियर। ये आपका बिल्डिंग करंट आ गया। जब हम बिल्डिंग करते रहते हैं तब क्या करंट आ रही है, तो ऐसे हम उसको वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। बहुत कोई क्या करेगा, जो 50 एम्पियर का करंट रखेगा और उसमें 22 वोल्टेज 21 वोल्टेज कर देगा, तो उसका क्या होगा, जो कनकेव बीट आ जाएगा, अंडर कट आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रॉपर जो है वेल्ड बीट नहीं बन पाएगा। अगर जो हम ये वोल्टेज और आर्क लेंथ का रिलेशन देखें तो V इक्वल टू A प्लस बी एल होता है, जहाँ पे L है आपका आर्क लेंथ, V है आर्क वोल्टेज, और A और B ये कांस्टेंट है। अगर जो हम शीट थिकनेस वाइज देखें एम्पियर की रिक्वायरमेंट, तो 40 इंटू शीट थिकनेस अगर जो mm में ले रहे हैं तब वो 40 होगा, और अगर जो इंच में ले रहे हैं तो 1000 होगा, 1000 पर इंच। ये थंब रूल है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे ज़्यादा आपको साइड वाल फ्यूजन चाहिए या ज़्यादा रूट पेनिट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए चेंज भी हो सकता है, और मटेरियल बाय मटेरियल भी ये वेरी करता है। इसलिए ये थंब रूल है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम 10% 5% का वेरिएशन कर सकते हैं। उसके बाद एम्पियर रेंज जो है डिफरेंट वायर डाया के लिए क्या होना चाहिए। अब बहुत कोई क्या करता है, जो 0.6 mm का या 0.8 का वायर ले लिया, उस पर 220 करंट 230 करंट चला दिया, तो उसमें क्या होता है, जो बहुत सारे स्पैटर आते हैं, प्रॉपर वेल्ड बीड नहीं बनेगा आपका, और उसकी रूट पेनिट्रेशन भी कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर जो हम एम्पियर रेंज बढ़ा रहे हैं या शीट थिकनेस के अकॉर्डिंग एम्पियर होती है, तो वहाँ पे जब ज़्यादा एम्पियर की रिक्वायरमेंट होगी तो उस जगह पे हम वायर डाया जो है वो चेंज करेंगे। फिलर वायर का मटेरियल मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसका साइज़ जो है बदलना पड़ेगा। अब जैसे पतले शीट के लिए हम मोटी वायर डाया नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका रेटिंग पावर हाई होता है। अब जैसे हम 1 mm के लिए चाहिए मुझे 40 से 50 एम्पियर करंट, अब उस जगह पे हम अगर जो 75 एम्पियर वाली 1.2 का डाया ले लेंगे, तो वो जो है प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाएगी और बर्न थ्रू आएगी। अब हम रेजिस्टेंस हीटिंग पे चलते हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है वो उस फार्मूला पे ये काम करती है। जो फेइंग सरफेस होता है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो इसका फार्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई जहाँ पे आपका करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है फेइंग सरफेस का, और टी जो है वेल्ड टाइम है। तो इससे हम उसका कितना हीट जो है जनरेट हो रहा है, इसमें हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी भी आता है, जिसको हम ईटा से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कुछ जो है इंटरनल लॉस भी होता है। ऐसे ड्यूटी साइकिल। अब ड्यूटी साइकिल क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो ड्यूटी साइकिल होता है जैसे 10 मिनट मुझे वेल्डिंग करना है, उसमें हम कितने मिनट तक उस रेटेड करंट पे जो है यूज कर सकते हैं, जो मशीन सेफली चले, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो हम इसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं। जैसे आप मशीन में देखते होंगे, उसका स्पेसिफिकेशन रहता है जो ड्यूटी साइकिल 60% या 40% ये 400 एम्पियर पे। तो इसमें क्या, उसका अर्थ क्या है, जो 400 एम्पियर पे अगर जो हम इस मशीन को चलाते हैं, तो वो 6 मिनट तक जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर जो 6 से हम अगर जो 7 मिनट अगर जो 400 एम्पियर पे इसको चला रहे हैं, तो हम मशीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी जो है हीट जो है बढ़ जाएगी, ओवर हीटिंग होने लगेगी मशीन। ऐसे ही अगर जो हम जैसे जैसे करंट लो करते जाएंगे उस मशीन में, तो उसको ज़्यादा टाइम तक यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है आपका, जैसे A1 करंट है तो A1 स्क्वायर इंटू R1, जैसे 400 एम्पियर पे आपका था तो 400 स्क्वायर इंटू R1 हो गया 60%, तो 400 स्क्वायर इंटू 60 इसका 2 मान लो, जो आप 320 पे निकाल रहे हो, तो 320 स्क्वायर इंटू R2, तो इससे आपका रेटेड ड्यूटी साइकिल जो है R2 निकल जाएगा।
तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल को भी। तो इसके बारे में अगर जो आपको जानकारी रहेगी तो आप मशीन को जो है सेफली चला सकते हैं और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत जगह देखते हैं जो 250 एम्पियर की मशीन है और उस पर 220 230 जो है कंटिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं, तो वो जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे ही अगर जो कोई मशीन है जैसे 400 एम्पियर पे 60% दिया हुआ है, तो आप ये रेटेड ड्यूटी साइकिल से कैलकुलेट करके कितने पे वो जो है 100% सफिशियंट होगा, यानी कि जहाँ पे 100% ड्यूटी साइकिल आएगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही। अब इसी के साथ मैं अगला जो है इस पे अपलोड करूँगा।